सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज इंग्लिश का टॉपिक है वर्ब। वर्ब के बारे में अध्ययन करेंगे। इंग्लिश और इंग्लिश में भी हमें पढ़ना है क्या? वर्ब। अब ये जो वर्ब होती है ये तो सेंटेंस की जान होती है। बिना वर्ब के सेंटेंस का तो कोई मतलब ही नहीं है कि वो अपने सही अर्थ में हो। तो वर्ब जब हम पढ़ेंगे तो वर्ब के टाइप भी पढ़ेंगे। वर्ब का मतलब क्रिया। किसी भी कार्य के होने की दशा, किसी भी कार्य के होने की दशा, तो ये क्या कहलाएगी? वर्ब कहलाएगी, क्रिया कहलाएगी। इट डिनोट्स एन एक्शन। इट डिनोट्स एन एक्शन। तो यहाँ तक तो हम ये समझे कि क्रिया होता क्या है। अब इसको एग्जाम्पल से और समझते हैं। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल लिया, मोहन प्लेज क्रिकेट। तो ये क्या है? मोहन क्रिकेट खेलता है। ये आपकी वर्ब है सेंटेंस में, वर्ब। दूसरा एक सेंटेंस और देखते हैं। सीता इज गोइंग टू मार्केट। अब भाई यहाँ पर ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, तो आपको यहाँ दो वर्ब मिल गई। तो समझना ये है कि कौन सी वर्ब क्या कहलाती है और उसकी क्या उपयोगिता है सेंटेंस में। अगर वो ना हो तो सेंटेंस की हालत क्या हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमको समझनी है, लेकिन पहले हमको देखना क्या है? वर्ब देखना है। तो आज जो चर्चा हो रही है वो सिर्फ इसकी हो रही है कि हम वर्ब को समझें। एक तो आपका हेल्पिंग वर्ब, दूसरा हेड वर्ब या कह दे मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेड वर्ब या मेन वर्ब। फिर इधर हम पहुंचते हैं तो एक वर्ब होता है ट्रांजिटिव और एक है इंट्रांजिटिव। फिर लिंकिंग वर्ब और फिर ऑक्सिलरी वर्ब। तो इस तरह से हमको ये वर्ब्स के बारे में अध्ययन करना है। लेकिन आज केवल हम सीखेंगे दो वर्ब के बारे में। एक तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है और दूसरा सीखेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। क्योंकि इंग्लिश में अगर एक एक पॉइंट, एक एक कंसेप्ट को आसानी से हम समझ सकते हैं और उम्र भर के लिए अपने दिमाग में बिठा सकते हैं। अब होता क्या है कि एक साथ बहुत सारा पढ़ा दें तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। वो क्या करेगा कि आप भूल गया। लेकिन यहाँ मेरा दावा ये है कि एक बार पढ़ा दिया तो फिर जीवन में भूलना नहीं है, एक बार ढंग से। तो इसलिए मैं इंग्लिश को छोटे छोटे पार्ट्स में एक एक टॉपिक, दो दो टॉपिक करके आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब धीरे धीरे करके आपको उस पर पकड़ मजबूत करनी है कि हमने क्या सीखा
और कितना सीखना अभी बाकी रह गया है। चलते हैं इस यात्रा में, इस अंग्रेजी नामक यात्रा में वर्ब्स के बारे में आज चलते हैं और देखते हैं कि आज ऊपर वाला हमको कितना सिखाएगा और इस पल में हम कितना सीख पाएंगे। तो पहले नंबर पर हम लेते हैं कौन सा वर्ब? इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब को कहेंगे हिंदी में तो अकर्मक क्रिया। इंट्रांजिटिव वर्ब को क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया। अब ये शब्द ही अपने आप में अकर्मक चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भाई मुझे कर्म की ज़रूरत नहीं है, यानी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है ही नहीं। इस क्रिया में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। वो कह रहा अकर्मक। अकर्मक का मतलब मुझे कर्म तो चाहिए ही नहीं, ऑब्जेक्ट तो चाहिए ही नहीं। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का तो आना जरूरी नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या ना हो, ऑब्जेक्ट ना हो, तो वो क्या कहलाएगी? इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। अब इंट्रांजिटिव वर्ब को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल होना चाहिए। अब देखते हैं एग्जाम्पल। लो, पहला एग्जाम्पल आपके सामने कुछ इस तरीके से है, ही रीड्स। लो जी, हो गया सेंटेंस। पता ही नहीं चला सेंटेंस कब शुरू और कहाँ ख़त्म। इतनी जल्दी शुरू हुआ और इतनी जल्दी ख़त्म होगा, शुरू होने से पहले ही ख़त्म। ही रीड्स, इसका मतलब वह पढ़ता है। अबे यहाँ ये नहीं पता चल रहा है क्या पढ़ता है, तो ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। तो यह बोल रहा है क्या? अकर्मक। भाई ये जो रीड्स है, ये जो क्रिया है, ये जो वर्ब है, ये किस कैटेगरी की है? अकर्मक, यानी इंट्रांजिटिव। तो रीड्स कौन सी है? इंट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं भाई। रवि प्लेज। रवि प्लेज का मतलब क्या हुआ? रवि खेलता है। अब यहाँ पर भी एक वही समस्या कि यहाँ पर आ ही नहीं रहा कहीं भी कि आ खेलता है, रवि खेलता है, ऑब्जेक्ट है नहीं। तो ये भी वर्ब क्या कहलाएगी? इंट्रांजिटिव। दो एग्जाम्पल से नहीं समझे तो तीसरा एग्जाम्पल एक और लेते हैं। मोहन लव्स। अब यहाँ पर क्या आ गया? मोहन लव्स, मोहन प्रेम करता है। अब ये नहीं पता किधर करता है, किसको करता है, सॉरी किसको करता है। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास है ही नहीं, यहाँ भी ऑब्जेक्ट नहीं, यहाँ भी ऑब्जेक्ट नहीं। तो ऐसे सेंटेंस में क्या ये इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। एग्ज़ाम में जब पूछा जाता है, सेंटेंस दिया है और अंडरलाइन करके ये पूछ लेगा कि ये भाई कौन सी क्रिया है, तो मेहरबानी करके आपको क्या बताना है कि ये इंट्रांजिटिव है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। पूरा दिल दिमाग लगा दो, एक बार समझ लो, उम्र भर के लिए तुम्हारे दिल में उतर जाएगी। अब दूसरा एग्जाम्पल लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ज़रूरत इस बात की है कि एक इंट्रांजिटिव वर्ब, और मैंने अभी तुमसे वादा किया है, एक तो इंट्रांजिटिव दूसरा ट्रांजिटिव, दो ही वर्ब की बात हो रही है। दूसरे नंबर की वर्ब लेते हैं जी, वो है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब। अब इस ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया। अब ये भी भाई सकर्मक हो गई। अकर्मक थी इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव सकर्मक। इसका मतलब है इसमें ऑब्जेक्ट होगा ही होगा। आप समझ रहे हैं, इसमें ऑब्जेक्ट होगा ही होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के साथ वर्ब प्रयोग की जाएगी, अन्यथा इसका नाम ही नहीं होता सकर्मक, क्योंकि इसमें सकर्मक है, कर्म को लेके चलता है।
अब देख लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं भाई। इसमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है और इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता। तो बहरहाल एग्जाम्पल पे आइए। पहला एग्जाम्पल है ही रीड्स अ बुक। अब यही रीड्स अ बुक, इसका मतलब ये जो है बुक, ये ऑब्जेक्ट, वह पढ़ता है। क्या पढ़ता है? किताब। ही रीड्स अ बुक, वह एक किताब पढ़ता है। तो यहाँ ये क्या है? ऑब्जेक्ट। दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं, रवि प्लेज हॉकी। रवि खेलता है क्या? हॉकी। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या हो गया? हॉकी। ये वर्ब रीड्स और प्लेज अपने साथ लिए घूम रही हैं, ऑब्जेक्ट। जब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेके घूम रही हैं तो इनका नाम क्या हो गया? ट्रांजिटिव, सकर्मक क्रिया। दिमाग में उतर जाना चाहिए। तीसरा नंबर, मोहन लव्स हिज मदर। यहां पर क्या है? ये रहा ऑब्जेक्ट। मोहन लव्स, प्रेम करता है अपनी माँ को। मोहन लव्स हिज मदर। यहाँ ऑब्जेक्ट, यह भी ऑब्जेक्ट, यह भी ऑब्जेक्ट, आपके सामने सारे दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो क्रियाएं हैं इनका नामकरण क्या है? ये सकर्मक, ट्रांजिटिव। इनको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब दो बात हमारी समझ में आ गई कि वर्ब में एक तो ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव। अब इसके आगे की दुनिया में चलते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। फॉर्म्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। फॉर्म्स ऑफ द ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ऑब्जेक्ट के रूप, किस किस फॉर्म में हमारे सामने ये प्रकट होगा ऑब्जेक्ट, ये हमको देखना है। अब इसको भी समझ लेते हैं। जरूरत क्या पड़ेगी? पहले जरूरत पड़ेगी एग्जाम्पल की, तभी तो समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल लिया हमने, द बॉय रीड्स अ बुक। तो ये अभी जस्ट मैंने पढ़ाया है कि ये ऑब्जेक्ट है क्या? बुक। सेंटेंस का फॉर्म बदल गया, दूसरा सेंटेंस लिख दिया, द बॉय रीड्स अ बुक। तो ये बुक क्या है? ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन किस फॉर्म में है? ये नाउन की फॉर्म में है। ये किसकी फॉर्म में है? नाउन। तो ऑब्जेक्ट है लेकिन कैसा? नाउन। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई। दूसरा एग्जाम्पल, ही हेल्प्ड मी। अब वर्ब ये रहा, तो इसके जस्ट बाद ऑब्जेक्ट आता है और यहाँ केवल मी लिखा हुआ है। किस फॉर्म में? ये प्रोनाउन। ये ऑब्जेक्ट का क्या फॉर्म हो गया? प्रोनाउन। बेशक ठीक है ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ हम सीख रहे हैं ये कि ये प्रोनाउन है भाई और ये ऑब्जेक्ट में नाउन है। दोनों ही ऑब्जेक्ट है लेकिन रूप रंग बदल के आ रहे हैं। एक नाउन में आ रहा है और एक प्रोनाउन में आ रहा है। अब दूसरा देखते हैं कौन किस में आ रहा है। आई वॉन्ट टू स्लीप। ये सेंटेंस हुआ, आई वॉन्ट टू स्लीप। अब हिंदी तो इसका सीधा मतलब है मैं सोना चाहता हूँ। तो वर्ब के बाद ये क्या है? ऑब्जेक्ट।
बात ही वही चल रही है ऑब्जेक्ट फॉर्म की। तो ये किस फॉर्म में बैठा हुआ है यहाँ ऑब्जेक्ट? ये बैठा हुआ है इन्फिनिटिव, ये इन्फिनिटिव की फॉर्म में बैठा हुआ। और मैंने जस्ट इंग्लिश में से पूर्व इन्फिनिटिव, जीरन, पार्टिसिपल आपको पढ़ाया। और जो नए विद्यार्थी हैं वो देख सकते हैं इन्फिनिटिव और जीरन और पार्टिसिपल। तो इन्फिनिटिव क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देते हैं। तो फिलहाल हमारी चर्चा इन्फिनिटिव की कतई नहीं है, हम तो सिर्फ ये बता रहे हैं कि यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो किस फॉर्म में है? इन्फिनिटिव की फॉर्म में। तो ये भी बात समझ में आ गई। आगे की बात करते हैं। ही हेट्स स्मोकिंग। यहाँ पर स्मोकिंग ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये किस रूप में आया? जीरन। ये हमारे सामने आ गया जीरन के रूप में। तो ग्रामर, इंग्लिश में जब ग्रामर पढ़ते हैं तो उसका एक एक पॉइंट हम देख के चलते हैं, चाहे वो जीरन हो, इन्फिनिटिव हो, नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, ऑर्डरली। मैंने क्रम से इन सबको लेते हुए चला हूँ और आप देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। नो वन, जस्ट अ मिनट, अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। नो वन नोज हाउ टू बिगिन। नो वन नोज, कोई नहीं जानता। हाउ टू बिगिन, कैसे शुरू करना है। खैर इसकी हिंदी की बात नहीं हो रही है, फिलहाल बात हो रही है ये वर्ब और वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट ये है तो किस फॉर्म में है बात हमारी हो रही है। तो ये है फ्रेज की फॉर्म में। ये किसकी फॉर्म में है? फ्रेज। हाउ टू बिगिन। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। आई डू नॉट नो हु हैज़ कम। तो ये आई डू नॉट नो, इसके बाद ये जो आया ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट किसके फॉर्म में है? जस्ट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही होता है। और ये आया है हमारे सामने क्लॉज के रूप में। यहाँ से एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि अंग्रेजी को अगर ठीक से और बारीकी से समझना हो तो इनसे ज़रा मुलाकात कर ली जाए। फ्रेज है, क्लॉज है, इन्फिनिटिव है, प्रोनाउन है, नाउन है, समझ में आ जाएगी इंग्लिश। अब इनसे मुलाकात करने के लिए आप मेंटली बिल्कुल तैयार रहिए। बताएंगे ये सारी चीज़ें। यहाँ तक चर्चा हुई फॉर्म्स ऑफ द ऑब्जेक्ट की। अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ वर्ब्स के साथ दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। ऐसा नहीं है आते ही हैं, आ जाते हैं। कंडीशन कुछ ऐसी बन जाती है कि वो आ जाते हैं। तब उनकी स्थिति क्या होगी ये और समझ लेते हैं। जब समझने पर उतरे ही है तो हम यह भी समझेंगे क्या। एग्जाम्पल, ही गैव मी अ रुपी। अब सीधा सा मतलब है उसने मुझे 1 रुपया दिया, उसने मुझे 1 रुपया दिया। तो मी, ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है।
इस ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे हम? इनडायरेक्ट। इसको क्या कहेंगे मीको? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब फिर दिमाग में एक बात आएगी, अभी हमने फॉर्म्स ऑफ द ऑब्जेक्ट पढ़ा और समझा। अब आपने यह भी बता दिया कि इसमें दो ऑब्जेक्ट, तो एक तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और सरल भाषा में समझो तो सजीव इनडायरेक्ट और निर्जीव डायरेक्ट। एक एग्जाम्पल दूसरा और देखते हैं। मिस्टर गुप्ता टीचेस अस इंग्लिश। मिस्टर गुप्ता हमको क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश। तो ये पूरा ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये अस, ये कौन सा हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये कौन सा हो गया? इंग्लिश, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दो एग्जाम्पल से आपको ये बात समझ में आ गई कि ये जो वर्ब है ये दो दो ऑब्जेक्ट को लिए हुआ है, दो दो ऑब्जेक्ट को लिए हुए हैं। दो एग्जाम्पल से आपने समझा, एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं इस इंग्लिश की बेहतरी और सलामती के लिए। हमको तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, तभी इंग्लिश सही आएगी। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सीता टोल्ड हिम अ स्टोरी। सीता टोल्ड हिम अ स्टोरी। यहाँ पर भी वही कंडीशन, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और भाई ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ ही गए होंगे आप। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही आस्क्ड देम अ क्वेश्चन। डैम यह भी सजीव के लिए यूज हुआ है, तो क्या? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये क्या है? क्वेश्चन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस तरह से ये जो वर्ब आस्क्ड आया, टोल्ड आया, इन्होंने दो दो ऑब्जेक्ट अपने साथ रखे। ये समझ में आ गया सेंटेंस में। और भी सेंटेंस अब आप घर पर प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे, बुक से देखेंगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बस प्रयास करना, उसके लिए पहला कदम उठाना ही पड़ेगा, आ जाएगी इंग्लिश। आगे कुछ और देखते हैं इसी से जुड़ा हुआ। ट्रांजिटिव वर्ब with object and complement। अब ये क्या मुसीबत आ गई हमारे सामने? बात तो ट्रांजिटिव वर्ब की चल रही है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब में आपके सामने कितनी देर से अभी चर्चा हो रही है कि ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। तो जितनी वर्ब की अभी चर्चा हुई है उनके साथ ऑब्जेक्ट आया, तो वो किस कैटेगरी की वर्ब थी? सब ट्रांजिटिव थी। अब हमने लिखा ट्रांजिटिव वर्ब विद ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, और इसको भी समझेंगे। एग्जाम्पल के बाद आसानी से समझ में आएगा। ही कॉल्ड हिम अ थीफ। अब यहाँ पर सेंटेंस में लिखा है ही कॉल्ड हिम अ थीफ। मैं अगर इसको छुपा लूँ, केवल इतना ही बोलूँ ही कॉल्ड हिम, तो सेंटेंस में अर्थपूर्ण नहीं हो रहा। ही कॉल्ड हिम, उसने पुकारा उसको। अब क्या पुकारा? जैसे ही पूरा सेंटेंस हुआ अ थीफ,
तो ये जो थीप वर्ड है, अथीप, ये क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में क्या कहेंगे? पूरक। यानी जिसकी हेल्प से वो सेंटेंस में जान पड़ जाए और अर्थपूर्ण हो जाए, कॉम्प्लीमेंट। जान पड़ जाने से मतलब मेरा सिर्फ यही है कि वो अर्थपूर्ण हो जाए। एक एग्जाम्पल ये समझा, दूसरा एग्जाम्पल और समझते हैं। दे फाउंड हर asleep। यहाँ पर आपके सामने दे फाउंड हर asleep, तो हर लगाने से दे फाउंड हर, तो फिर वही अर्थपूर्ण नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर asleep लगा हुआ कि वो दे फाउंड हर, उसको सोता हुआ पाया। तो ये जो है asleep, ये कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है। और भाई ये हर तो ऑब्जेक्ट है ही। दो एग्जाम्पल समझे, एक एग्जाम्पल और समझते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद ये पूर्णतः हमारी समझ में आ जाएगा। द टीचर मेड रामा कैप्टन। अब इस मैं सेंटेंस में दिया है रामा कैप्टन, तो ये तो हो गया ऑब्जेक्ट, और कैप्टन क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से हमने यह भी सीखा ट्रांजिटिव वर्ब विद ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। ऐसी जो वर्ब आती हैं इनको क्या कहेंगे? फैक्टिटिव वर्ब, जिसमें ऑब्जेक्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट आए तो जो वो वर्ब है उसका नया नामकरण हो गया क्या? फैक्टिटिव वर्ब्स भी उनको कहते हैं। इस तरह से हमने केवल चर्चा की तो दो वर्ब्स, कौन सी? ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। इसको ठीक से एक्सरसाइज करिए, प्रैक्टिस करिए और समझ लीजिए। आज ही तैयार हो जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा। ज़रूरत ही नहीं दोबारा पढ़ने की, एक बार पढ़ लीजिए तो ये दोनों वर्ब तैयार, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। नेक्स्ट क्रम में जब हम पढ़ेंगे तो बाकी वर्ब पढ़ेंगे, लेकिन इसी तरह से पढ़ेंगे कि हम उसको छोटे छोटे भागों में बांटकर, तो आसानी से हमारी समझ में आ जाएगी। मिलते हैं किसी और सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।